Hello and welcome to Dynamic Study. Today I will discuss about United Nations organs. पहले हमने यूनाइटेड नेशंस के बारे में जाना था, अब हम यूनाइटेड नेशंस के जो ऑर्गन्स है इंटरनेशनल रिलेशन में उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक. सो फर्स्ट जो ऑर्गेनाइज उसके अंदर जो स्ट्रक्चर में जो पार्ट्स है यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो ऑर्गन्स है उनमें फर्स्ट जो ऑर्गन है वो है जनरल असेंबली. ओके, सो ये है जनरल असेंबली. ओके, जानते हैं इसके बारे में. सो चैप्टर 4 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर elaborate in detail the composition and function of the general assembly. Okay, so यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वहां पर चैप्टर 4 में ये जो जनरल असेंबली का कंपोजिशन वो कैसे होगा, कैसा जो गठन होगा उसके बारे में और उसका क्या फंक्शन होगा, क्या काम होगा उसके बारे में बताया गया है. ओके, one of the most important organs of the United Nations systems, Article 9 to 22, therein contain detail about the General Assembly, its structure, activities, voting methods and procedures for convening sessions. Okay, so United Nations system का ये एक बहुत important organization है, organ है. ओके, सो इसके बारे में पार्ट 4 में तो बताया गया है. आर्टिकल 9 to 22, 9 से 22 तक जो आर्टिकल है वहां पर जनरल असेंबली के बारे में डिटेल बताया गया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका एक्टिविटीज क्या काम होगी, यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस कैसा होगा, यहाँ पर सेशंस कब कब होंगी, इसके बारे में डिटेल बताया गया है. सो चैप्टर 4 आर्टिकल 9 to 22 वहां पर डिटेल बताया गया है कि जनरल असेंबली कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका काम क्या होगा, यहाँ पर वोटिंग प्रोसेस कैसा होगा, कब सेशंस होगी, इसके बारे में. ओके, आर्टिकल 9 begins with the composition of GA. It says the General Assembly shall consist of all the members of the United Nations. आर्टिकल 9 शुरू हुआ है ऐसे कि वहां पर सिर्फ जनरल असेंबली का जो कंपोजिशन है, जो गठन है, उसके बारे में बताया गया है. वहां पर बोला गया है जो जनरल असेंबली होगा वो यूनाइटेड नेशन के जो सारे मेंबर है उनको लेकर ही एस्टेब्लिश्ड होगा, कंसिस्ट करेगा. मतलब जनरल असेंबली होगा यूनाइटेड नेशन के सारे जो मेंबर्स है, सारे जो मेंबर्स है उनको लेकर जनरल असेंबली होगा. मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो स्टेट्स मेंबर है वो जनरल असेंबली के भी मेंबर है. ओके, Next, the decisions of the General Assembly on important questions shall be made by 2/3 majority of the members present and voting. मतलब जनरल असेंबली में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, सोचिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट पीस रिलेटेड या कोई वॉर रिलेटेड कोई डिसीजंस लिया जाता है, ऐसा जो डिसीजंस है वो जनरल असेंबली में जो मेंबर्स उस दिन प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए. मतलब सोचिए कि 100 लोग आए हैं और 100 लोगों में से 2/3 लोगों को उसके पक्ष में वोट देना होगा, तब ही वो डिसीजन पास हो पाएगी. ओके, सो उस दिन जनरल असेंबली में इतने 100 लोग आए हैं. ओके, और उनमें से कितने मेंबर्स ने 2/3 अगर वोट दिए हैं तो ठीक है, वो पास हो जाएगा. Next, the charter also outlined that the important question on which decisions of the assembly require 2/3 majority of the members present in voting. मतलब चार्टर ने बताया है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी आवश्यक है. वो अगर 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलेगा मेंबर्स का तो वो पास नहीं हो पाए. नेक्स्ट, according to the provision of the charter, decisions on other question shall be made by a simple majority of members present and voting. अच्छा, वो तो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के. अदर जो क्वेश्चंस है, जो अदर रिलेटेड इश्यूज है, उसको लेकर डिसीजंस कैसे लिए जाएंगे. उस दिन जो लोग आए हैं सभा में, जनरल असेंबली की सभा में, वहां पर मेजोरिटी वोट, सोचिए 100 लोग आए हैं, 51 लोगों का समर्थन होना चाहिए, तब वो नॉर्मल जो क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन है, वो भी पास हो जाएगा. सो अदर क्वेश्चन के लिए सिंपल मेजोरिटी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए 2/3 मेजोरिटी जरूरत है. ओके, नेक्स्ट,
all the 193 member states of the United Nations are represented in General Assembly, making it the only UN body with universal representation. मतलब यूनाइटेड नेशन के जो 193 मेंबर्स है, जो मेंबर स्टेट्स है, वो जनरल असेंबली में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे. और ये क्या होगा, जो यहाँ पर देखा जाता है यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ जनरल असेंबली में देखा जाता है. मतलब जनरल असेंबली जो है वो है एक यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. ओके, वहां पर सारे मेंबर स्टेट्स आकर वहां पर जनरल असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, ईच ईयर इन सितंबर द फुल यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप मीट्स इन जनरल असेंबली हॉल इन न्यूयॉर्क for annual general assembly session, the general debate which many heads of the state attend and address. हर साल सितंबर में, ओके, सितंबर में फुल यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप, मतलब यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्टेट्स हैं वो सब लोग आते हैं जनरल असेंबली में न्यूयॉर्क में. वहां पर एक एनुअल जनरल असेंबली सेशन होता है और वहां पर जनरल डिबेट होता है. मेनी हेड ऑफ द स्टेट, सारे देश के जो प्रधान है वो जनरल असेंबली में हर साल सितंबर को आते हैं और एक एनुअल मीटिंग की तरह एनुअल सेशन वहां पर अटेंड होते हैं और वहां पर डिसीजंस भी लिए जाते हैं. सो ईच ईयर इन सितंबर सारे जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के वो सब आते हैं न्यूयॉर्क में और एक एनुअल सेशन होता है और जनरल डिबेट होता है. ओके, कि क्या डिसीजंस लिया जाएगा क्या नहीं, सो इसके बारे में नेक्स्ट आते हैं. अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. ओके, जनरल असेंबली में मैं एक चीज बोल दूं, सो ईच ईयर जो 2 सितंबर को ये जो असेंबली का जो मीटिंग है हर साल सेकेंड मंगलवार को, मतलब सितंबर मंथ के सेकेंड मंगलवार ट्यूसडे होता है, वहां पर ये मीटिंग होती है. ओके, सो हर साल 2 सितंबर को ये मीटिंग होती है. अब हम आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल. सिक्योरिटी काउंसिल, इट हैज प्राइमरीली responsibility under the United Nations Charter, the maintenance of international peace and security. Security Council, security मतलब क्या, निरापत्ता, जो हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है. इसका प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यूनाइटेड नेशन के चार्टर के अकॉर्डिंग वो है कि इंटरनेशनली शांति और सुरक्षा इन दोनों को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, पीस को एस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, सिक्योरिटी को भी मानना. ओके, Security Council is made up of 15 members of the state, consisting of 5 permanent members. Okay, ये जो Security Council है यहाँ पर 193 member state हैं, यहाँ पर 15 member state है, वहां पर 5 है वो है permanent और बाकी 10 जो है वो non permanent, वो alteration होती है. Okay, so 5 permanent members देख लेते हैं. चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम and United States. And 10 non-permanent members elected for 2-year terms by General Assembly on regional basis. Okay, Security Council पे 15 member state है, 5 है जो permanent है वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट. और जो नॉन परमानेंट मेंबर है वो जनरल असेंबली के द्वारा 2 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं. वो कैसे इलेक्टेड है, रीजनल बेसिस, आंचलिक हिसाब से, मतलब एशिया से इतने मिलेंगे, अफ्रीका से इतने, ऐसे हिसाब से वहां पर इलेक्टेड होते हैं. ओके, वेटो पावर रेफर्स टू द पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स टू वेटो, रिजेक्ट एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल. ये एक स्पेशल चीज है जो सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास है, इसे कहते हैं वेटो पावर. जो ये 5 मेंबर स्टेट्स है, परमानेंट मेंबर्स है, वो वेटो जो अप्लाई कर सकते हैं. वेटो मीन्स रिजेक्शन पावर. ओके, सोचिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में कोई रूल्स पास हो रहा है. ओके, वो चाइना को लगे कि ये ठीक नहीं है, सो वो वेटो अप्लाई करेगा और वो जो था रिजेक्ट हो जाएगा. सोचिए कि यूनाइटेड नेशन ने सोचा, सिक्योरिटी काउंसिल के दूसरे सदस्यों ने सोचा कि इंडिया को परमानेंट सीट दे दे. चाइना के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, तो चाइना क्या करेगा, यहाँ पर वेटो पावर को अप्लाई करेगा और इंडिया रिजेक्टेड हो जाएगा. सो सिक्योरिटी काउंसिल में वो चीज पास नहीं हो पाएगा. और ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स है, ये क्यों 5 परमानेंट है, क्योंकि जब यूनाइटेड नेशन एस्टेब्लिश्ड हुआ तब ये सारे स्टेट ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था. यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, फ्रांस, चाइना. तो इसीलिए इन स्टेट्स को 5 परमानेंट स्टेट के तौर पर लाया गया. ओके,
सो ये वेटो पावर सिर्फ और सिर्फ है ये परमानेंट स्टेट्स के पास। नेक्स्ट, ये है 5 परमानेंट स्टेट्स के, यूनाइटेड नेशंस के 5 परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं के लोग, अमेरिका, चाइना है इधर, ओके, और ये है हमारे लंदन, मतलब यूके, ओके। सो दिस, नेक्स्ट आते हैं दिस काउंसिल के बारे में और जानते हैं। According to this article, the council shall consist of 15 members, 5 permanent and non-permanent. In the original charter, the limit of membership of the council was set at 11. जो ओरिजिनल चार्टर था वहां पर बताया गया था कि 5 और 10 मिलकर 50 नहीं होगा, 11 उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 5 परमानेंट एंड 6 नॉन परमानेंट, ओके। सो इतना ही था, but the provisions were amendment in 1965 and the number of non-permanent members was raised from 6 to 10, okay। जो ओरिजिनल चार्टर था वहां पर बताया गया था कि सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 11 मेंबर्स होंगे, 5 तो परमानेंट है, इसके अलावा 6 नॉन परमानेंट। लेकिन 1965 में इसको अमेंडमेंट करके, संशोधन करके क्या किया गया, वहां पर टोटल 15 मेंबर्स लाया गया, 5 permanent and 10 non-permanent, okay। Next, the 10 non-permanent members of the council are elected for a term of 2 years on the basis of equitable geographical distribution। मैं एक स्टेट, मैं हर साल नहीं इलेक्टेड हो सकती, मैं जियोग्राफिकली सोचिए एशिया से 2 लोग आ रहे हैं, एक पोस्ट आ रहा है, ओके, नॉन परमानेंट एशिया से हो रहा है, सो लैटिन अफ्रीका से एक होगा, ऐसा इस जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अनुसार ये नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्टेड किया जाता है। नन ऑफ देम इज री-इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स 2-year term। Each member state of the Security Council shall have 1 representative and 1 vote। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो री-इलेक्टेड होगा, इमीडिएटली नहीं हो सकता। मतलब सोचिए इंडिया इलेक्टेड हुआ है 2017 to 19 के लिए सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, वो 19-22 के लिए फिर से नहीं इलेक्टेड हो सकता है, इमीडिएटली नहीं हो सकता, 2 साल बाद फिर से हो सकता है लेकिन इमीडिएटली नहीं हो सकता। So, इसलिए each member state of the Security Council shall have 1 representative and 1 vote। सिक्योरिटी काउंसिल में हर स्टेट एक ही रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है और उसका एक ही वोट होगा, लेकिन जनरल असेंबली में एक स्टेट 5 लोगों को भेज सकता है, 5 रिप्रेजेंटेटिव भेज सकता है, लेकिन वोट सभी का एक ही होगा। सिक्योरिटी काउंसिल 1 लोगों को भेजेगी और एक ही वोट होगा, जनरल असेंबली 5 लोगों को भेजेगी लेकिन वोट होगा एक, ओके। The council, according to the charter, holds periodic meetings as and when necessary। ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है का, इसका कोई सितंबर या कोई अक्टूबर मंथ में ये periodic मीटिंग्स होगी, जब लगेगा कि मीटिंग्स की जरूरत है सिक्योरिटी काउंसिल में तो तभी ये मीटिंग हो सकती है, ओके। नेक्स्ट, अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं इकोसॉक, ओके। It is the principal body for coordination, policy review, policy dialogue, and recommendation on economic, social, and environmental issues, as well as implementation of international agreed development goals. Okay, so ये एक ऐसा बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करता है, समन्वय लाता है, पॉलिसी को रिव्यू को लेकर, पॉलिसी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, किस रिलेटेड, इकोनॉमी, अर्थनीति, सामाजिक, एनवायरमेंटल, और ऐसे जो इंटरनेशनली जो डेवलपमेंट गोल्स लिए गए हैं वो पॉलिसीज को रिव्यू करना, उनको अप्लाई करना, उनके लिए कोऑर्डिनेट करना, यही है इस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का काम, ओके। It has 54 members elected by General Assembly for overlapping 3-year terms, okay। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में है 54 मेंबर स्टेट्स, ओके, और ये जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्टेड होते हैं फॉर 3-year term। सो ये 3-year term के लिए जनरल असेंबली के द्वारा 54 मेंबर्स के साथ इलेक्टेड होते हैं, 54 परमानेंट का मेंबर्स है, सो वो चेंज होते रहते हैं। It is the United Nations central platform for reflection, debate and innovative thinking on sustainable development। हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका जो उसको काम पे लाना, सो ये एक ऐसा बॉडी है यूनाइटेड नेशंस का जो
रिफ्लेक्ट करती है, डिबेट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो इसके लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, काम में लगाना चाहती है। ओके, नेक्स्ट। Charter 10 of the United Charter deals with the composition and function and powers of the ECOSOC. Okay, so हमने देखा था फोर्थ आर्टिकल में था, फोर्थ चैप्टर में था जनरल असेंबली के बारे में, और फिफ्थ में था, सॉरी सिक्स्थ में था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, और 10th जो चार्टर है वहां पर बताया गया है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कंपोजिशन, जो गठन एंड काम क्या होगा इसके बारे में। ओके, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 61(1) of the charter says the economic and social council shall consist of 54 members of the United Nations elected by general assembly. जनरल असेंबली के द्वारा जो 54 लोग में इलेक्टेड होंगे, उस लोगों को लेकर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एस्टेब्लिश्ड होगा। Initially, the ECOSOC has 18 members. पहले इसके 18 members थे. The members were subsequently raised by 27. उसके बाद इसको 27 मेंबर किया गया 18 से बढ़ाकर, एंड इन 1973 इट वाज फर्दर रेज टू 54। पहले था 18 मेंबर, उसके बाद इसको बढ़ाकर 27 किया गया, और 73 में अल्टीमेटली इसका मेंबर्स 54 हो गया। 18 मेंबर्स ऑफ द इकोसॉक आर इलेक्टेड ईच ईयर फॉर द टर्म ऑफ 3 years। जो पहले 18 मेंबर्स वाला रूल था वो भी 3 year टर्म के लिए इलेक्टेड होते थे जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, अ रिटायरिंग मेंबर इज एलिजिबल फॉर रीनॉमिनेटेड फॉर री इलेक्शन, मतलब वो फिर से रिटायर हो गए 3 साल के बाद, फिर से वो इलेक्टेड हो सकते हैं। ओके, the principle of equitable geographical distribution is followed in elected members of the council। यहाँ पर वो geographical जो distribution वाला rule है वो यहाँ पर भी follow होता है। Okay, according to Article 61(4) of the Charter, each member of the ECOSOC shall have one representative and every member has one vote। यहाँ पर भी वो एक ही representative भेज सकते हैं और एक वोट होगा उन सबका। Okay, as per Article 67 of the Charter, decisions of the ECOSOC shall be made by majority of members present and voting। यहाँ पर जो decisions लिए जाएंगे वो majority members जो ECOSOC के जो कॉन्फ्रेंस है या मीटिंग है वहां पर जो लोग आए हैं और वोट डाल रहे हैं उनमें मेजोरिटी, मतलब 100 लोग आए 51 लोगों का समर्थन होगा तो वो पास हो जाएगा। ओके, द इकोसॉक हैज 2 सेशंस एवरी ईयर। एक साल में 2 सेशंस होते हैं इसके। फर्स्ट हेल्ड इन न्यूयॉर्क ड्यूरिंग अप्रैल में, ये अप्रैल में न्यूयॉर्क में होता है, एंड जो सेकेंड सेशन है वो जेनेवा में होता है अक्टूबर नवंबर को। ओके, सो लेट्स मूव नेक्स्ट। The ECOSOC may make or initiate studies and reports with respect to international, economic, social, cultural, educational, health and related matters। So ECOSOC का जो काम है वो रिपोर्ट्स को देखती है, इकोनॉमी रिलेटेड, सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ रिलेटेड जो मैटर्स है इंटरनेशनली, मतलब आंतरजातिक स्तर पर जो अर्थनीति रिलेटेड, सामाजिक रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको लेकर रिपोर्ट्स बनाते हैं और उसको लेकर रिसर्च करते हैं। ओके, इट मे ऑल्सो मेक रिकमेंडेशन विथ रेस्पेक्ट टू एनी सच मैटर्स टू जनरल असेंबली एंड टू द वेरियस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। सो ये एक रिकमेंडेशन भेज सकते हैं जनरल असेंबली को कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को लेकर। आर्टिकल 68 ऑफ द चार्टर एम्पावर्स द काउंसिल टू सेट अप कमीशंस इन इकोनॉमिक एंड सोशल थिंग्स। आर्टिकल 68 में बताया गया है कि चार्टर जो है, चार्टर के आर्टिकल 68 के अनुसार ये जो इकोसॉक जो काउंसिल है सो वो क्या कर सकता है, इकोनॉमी या सोशल फील्ड के अकॉर्डिंग कुछ अदर काउंसिल सेटअप कर सकते हैं, कुछ अलग बॉडीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ओके, The primary responsibility of ECOSOC is to work for the development of economic, social, educational and cultural progress of the world। ये जो विश्व का जो अर्थनीति, सामाजिक, एजुकेशन, शिक्षा रिलेटेड, कल्चर रिलेटेड कैसे प्रोग्रेस होगा इसको लेकर ये काम करता है। तो इसका मेन काम है कि कैसे वर्ल्ड को और अच्छा बनाया जाए, ओके, डेवलप कैसे किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं द सेक्रेटरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। Okay. The Secretariat has been created by the United Nations Charter to coordinate and control the activities of the United Nations departments, offices and personnel. Situated in New York, the Secretariat is the centrals of the all UN activities. Okay. So, क्या बताया गया है यहाँ पर
जो सेक्रेटेरिएट है वो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर के अकॉर्डिंग ये जो सेक्रेटेरिएट है वो उसका काम क्या है कि सारे जो यूनाइटेड नेशंस के डिपार्टमेंट है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, इन सबको लेकर एक कोऑर्डिनेट कर चलना, ओके, so इनके साथ अच्छा संबंध बनाना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, ओके। और ये क्या करता है, ये सेंटर ऑफ यूएन एक्टिविटीज, यहाँ से यूनाइटेड नेशन का सारा काम होता है। चैप्टर 15 of the United Nations Charter outline the composition and function of the Secretariat. 15 चैप्टर में यूनाइटेड नेशन के चार्टर में इसके बारे में बताया गया है कि जो सेक्रेटेरिएट कैसा होगा, कैसा फंक्शन होगा, कैसा गठन होगा, इसके बारे में। आर्टिकल 97 of the charter says the secretariat shall comprise a secretary general and such staff as the organization may require. The staff shall be appointed from different countries of the world. आर्टिकल 97 में चार्टर के जो आर्टिकल 97 है वहां पर बताया गया है जो सेक्रेटेरिएट होगा वो सेक्रेटरी जनरल होगा एक वहां पर, और आज अदर कुछ स्टाफ्स होंगे जो लगेगा कि और स्टाफ चाहिए तो और स्टाफ, और एक मेन हेड के लिए जनरल है, ओके, सेक्रेटरी जनरल होंगे। द स्टाफ शैल बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। जो स्टाफ्स होंगे वो एक पाकिस्तान से होगा, एक इंडिया, एक मलेशिया, एक इंडोनेशिया, ऐसे होगा। The principle of equitable geographical distribution is followed in the recruitment of personal secretariat. और जो पर्सनल सेक्रेटेरिएट का जब रिक्रूटमेंट होगा वहां पर भी ये जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका रूल फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट, Article 101 of the Charter declares that the staff shall be appointed by Secretary General under regulation established by General Assembly. So Article 101 में बताया गया है कि जो स्टाफ्स है वो अपॉइंटेड होंगे सेक्रेटरी जनरल के द्वारा, और रेगुलेशन कहाँ से पास होगा, जनरल असेंबली एक रेगुलेशन पास करेगा, उसके थ्रू जो सेक्रेटरी जनरल है वो अदर स्टाफ्स को अपॉइंट करेंगे, ओके। इट परफॉर्म्स न्यूमरस एक्टिविटीज असेंबली द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम इन ऑर्डर, ओके। ये परफॉर्म करता है बहुत सारे एक्टिविटी जो यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम वर्ल्ड कोर्ट कहते हैं, ओके। द स्टेटस ऑफ द कोर्ट्स से दैट इट शैल कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस हु आर अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 9 years. 5 जजेस आर टू बी अपॉइंटेड एवरी 3 years, ओके। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर 15 जजेस होंगे वो 9 years के लिए इलेक्टेड होंगे, और जो 5 जजेस हैं वो एवरी 3 years ऑल्टरेशन होगी, मतलब टोटल 15 जजेस हैं वो हर जजेस 9 साल के लिए है, और इनमें से जो जिसका 9 साल पूरा हो गया वो क्या होगा, ऑल्टर करके तीसरे साल और दूसरे लोग आएंगे, ओके। इट मे बी मेंशन हियर दैट द ओनली स्टेट एंड नॉट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कैन बी अ पार्टी टू एनी केस ऑफ द वर्ल्ड कोर्ट में सिर्फ एक स्टेट दूसरे स्टेट के खिलाफ ही केस कर सकते हैं, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल या कोई ग्रुप के हिसाब से नहीं काम हो सकती, ओके। It is a customary for every permanent member of the Security Council to have at least one judge from its country. मतलब जो 15 जजेस है इनमें से 5 जजेस होंगे 5 परमानेंट काउंसिल के, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, ओके। The judges are appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council. Security Council के recommendation के अनुसार General Assembly ये जो जजेस को अपॉइंट करेंगे, ओके। अब देखते हैं जो लास्ट बॉडी है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 बाय द यूनाइटेड नेशंस चार्टर अंडर आर्टिकल 13, ओके। चैप्टर 13 के अंडर 1945 में ये ट्रस्टशिप काउंसिल एस्टैब्लिश किया गया। ट्रस्टशिप, ओके। Trust territory is a non-self-governing territory placed under an administrative authority by Trustship Council of the United Nations. जो ट्रस्ट पे चलती थी, नॉन सेल्फ गवर्निंग, वो खुद ब खुद गवर्न नहीं कर सकती थी, तब तक सारे देश स्वाधीन नहीं हुए थे, तो इसलिए जो स्टेट नहीं स्वाधीन हुए थे उनको एडमिनिस्ट्रेटिव करने के लिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। Ultimately, by 1994, all trust territories had attained self-government और independence. सारे देश को मुक्ति मिल गई, स्वाधीन हो गए वो, और the Trustship Council suspended operation on 1st November 1994. 1st November 1994 को ये जो Trustship Council है इसको abolished किया गया या suspend किया गया, अब Trustship Council नहीं है. So that's the lecture. Thank you for it.